कार्बन के बकी बॉल्स का क्या कैरेक्टर है और किस तरह का ये स्ट्रक्चर रखते हैं और उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो आज आपका टॉपिक होगा बकी बॉल्स। बकी बॉल्स यानी बकी बॉल्स हैं क्या? सिंपल वर्ड में बकी बॉल्स is the modern crystalline form of carbon newly discovered। यानी इसलिए इनको मॉडर्न कहा जाता है क्योंकि ये अभी क्या हुई है, डिस्कवर हुई है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट भी बोलते हैं इसको। तो अब यहाँ से बकी बॉल्स से हमारा आगाज़ होगा। तो बकी बॉल्स असल में है क्या? आपको पता है ये असल में एक कार्बन की फॉर्म है, बट इसको एक साइंटिस्ट का नाम आपके बुक में आता है और इसकी डिस्कवरी जो है, इस फॉर्म की डिस्कवरी ऑफ बकी बॉल अगर देखा जाए तो बकी बॉल्स की डिस्कवरी एक था रिचर्ड स्मैली, ये रिचर्ड स्मैली, और दूसरा था हेनरी क्रोटो। इन दो साइंटिस्ट जो हैं ये इसके डिस्कवरर हैं। किसके डिस्कवरर हैं? ये डिस्कवरर हैं इसके बकी बॉल्स के। तो इन्होंने ये डिस्कवर किया था और इसका ईयर था 1985। तो इस वजह से इसको फिर नाम, अगर साइंटिस्ट ये थे तो नाम तो ये होने चाहिए थे, ये नाम नहीं दिए इन्होंने, नाम कुछ और दे दिया बकी बॉल। साइंटिस्ट ये थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ये नाम क्यों दिया? असल में ये इनके क्रिस्टल्स की शेप की वजह से दिया गया था बकी बॉल्स पे, क्योंकि आपको पता है बकी बॉल्स जो हैं इनका शेप जो है वो ऑलमोस्ट किस तरह का होता है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने एक डोम बनाया था, एक बड़ा गोल बॉल की शक्ल का, जैसे दुनिया का नक्शा होता है, वर्ल्ड ग्लोब होता है, इसको हम डोम भी बोलते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा डोम बनाया था, एक बड़ी बिल्डिंग बनाई थी जो बिल्कुल दुनिया के नक्शे की तरह थी। और इसका साइंटिस्ट का नाम था विलियम बकमिनिस्टर, या इसको बकमास्टर या बकमिनिस्टर कहा जाता है। तो बकमिनिस्टर ने ये क्या बनाया था? ये बेटा इसका ग्लोब बनाया था। बकमिनिस्टर ने ये ग्लोब बनाया था और इसकी शक्ल कैसी थी ग्लोब की? बिल्कुल एक गोल बॉल की तरह। एक बिल्डिंग थी, एक स्ट्रक्चर था, एक डिज़ाइन था किसका? बिल्डिंग का। और इसके अंदर क्या बने हुए थे? पहले एक पेंटागोनल रिंग, ठीक है, ग्लासेस लगाए गए, शीशे लगाए गए। फिर उसके साथ जोड़ा गया किनको? हेक्सागोनल रिंग्स को जोड़ा गया। इस तरीके से एक पेंटागोनल रिंग के बिल्कुल चारों तरफ क्या थे? हेक्सागोनल रिंग्स मौजूद थी। क्या मौजूद थी? हेक्सागोनल रिंग्स मौजूद थी। और इन्हीं हेक्सागोनल, ये देखें, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब यहाँ पे पेंटागोनल रिंग आ गई, बीच में पेंटागोनल रिंग, फिर इसके साथ
क्या जोड़ दिए, हेक्सागोनल रिंग्स जोड़ दिए, और हर पेंटागोनल रिंग के चारों तरफ हेक्सागोनल रिंग्स बना दी गई, जैसा कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से इनको जोड़ा गया। अब ये रिंग्स जो हैं ये पेंटागोनल, फिर हेक्सागोनल, फिर पेंटागोनल, फिर हेक्सागोनल रिंग्स बनती गई, और ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर ये दिखाई देगा। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, बिल्कुल गोल बॉल्स की तरह। ये देख लें यहाँ पे हमने ये बना दिया। अब ये जो है यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग की शक्ल में ये आ जाएगा, पेंटागोनल, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हेक्सागोनल रिंग बन जाती। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बकमिंस्टर ग्लोब या बकमास्टर ग्लोब इसको कहा जाता है। इसका नाम बकमास्टर ग्लोब रखा हुआ था, बिल्कुल बॉल की शेप का ये बनाया गया था। ये जो कार्बन आपको बकी बॉल की शक्ल में मिलता है ये बिल्कुल यही सेम इसी शेप का कौन है, कार्बन बकी बॉल क्रिस्टल, बिल्कुल इसी शेप का बकी बॉल क्रिस्टल होता है। और इसमें आपको ऑलमोस्ट ये जो हेक्सागोनल रिंग्स हैं ये तकरीबन आपको मिलेंगी 20, कितनी मिलेंगी, 20 मिलेंगी एक ग्लोब में। और जो पेंटागोनल रिंग्स हैं ये आपको मिलेंगी 12 रिंग्स, कितनी रिंग्स मिलेंगी, 12 रिंग्स आपको इसकी मिलेंगी। यानी एक क्रिस्टल बाकी बॉल का कार्बन का इसके अंदर पेंटागोनल अरेंजमेंट कार्बन का भी है और हेक्सागोनल भी है, और इन दोनों में पेंटागोनल रिंग्स टोटल 20 हैं पूरे बॉल में गोल। ये तो हमने फ्रंट लिया है, पूरा गोल बॉल की तरह फुटबॉल की तरह होगा, और दूसरा हेक्सागोनल रिंग्स होंगे लेकिन ये 20, यानी 20 रिंग्स ये होंगी और 12 रिंग्स ये होंगी। ठीक, अब ये सारे का सारा एक क्रिस्टल एक ग्लोब की शक्ल में जब आएगा तो इसके अंदर टोटल कार्बन कितने होंगे, 60 कार्बन होंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C60 है, 60 कार्बन है टोटल। और ये अरेंजमेंट्स इस तरीके से बनाएंगे कि 20 रिंग्स एक बॉल के अंदर एक छोटे क्रिस्टल के अंदर आएंगी, और उसके बाद पेंटागोनल रिंग 12 आएंगी। और ये अंदर से खोखला होगा, अंदर से होलो खाली होगा, जैसे एक बलून होता है इस तरह होगा, बाहर से ये लेयर होगी, अंदर से ये बिल्कुल खाली होगा। तो इसके अंदर से खाली होने की वजह से ये जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कार्बन का है ये इतना ज़्यादा हेवी नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होगा। नज़र आ रहा है आप लोगों को, चलें ठीक है। तो अब हम इसके कैरेक्टर्स को देखते हैं। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले याद रखिएगा ये आमतौर पर हॉलो स्फीयर्स होंगे। क्या होंगे, एक क्रिस्टल एक हॉलो स्फीयर, खाली गोला होगा, गोले की तरह होगा। नंबर 2, इसकी डेंसिटी, इसका वजन कोई ज्यादा नहीं होगा, लेस डेंसर होगा, क्योंकि अंदर से तो वो हॉलो है ना, खाली है, खोखला है, इस वजह से। उसके बाद नंबर 3, इसके अंदर अभी भी हर कार्बन ऑलमोस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कार्बन जो हैं इनके पास कई अनपेयर्ड, हर एक कार्बन के पास एक ऑलमोस्ट क्या मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा। तो ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ क्या, अनपेयर्ड
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये होगा कंडक्टर ऑफ किसका, हीट एंड करंट। तो ये जो है ये हॉलो स्फीयर्स, ये करंट और हीट को कंडक्ट करेंगे, इनमें से हीट भी पास होगी, करंट भी पास होगा, अंदर से खाली होंगे, वजन में हल्के होते हैं। ये डायमंड से, ग्रेफाइट से ज़्यादा हेवी नहीं होंगे, वो बहुत हेवी होते हैं। उसके बाद इनमें दूसरी बात जो आएगी वो कौन सी आएगी कि ये मेल्टिंग पॉइंट में ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो इनका लोअर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये तकरीबन कितना होता है, 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट होते हैं। 2800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट होता है। और आपको पता है डायमंड कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, ये तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायमंड मेल्ट होता है। तो ये मेल्टिंग पॉइंट भी लोअर है, क्यों, डेंसिटी बहुत कम है, इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट इनका कैरेक्टर क्या है कि ऑलमोस्ट अगर हमें कहा जाए कि इनका साइज जो है, क्या बेटा, कि इनका साइज जो है वो ऑलमोस्ट आपको कितने नैनोमीटर्स में मिलेगा, ये आपको याद रखना है। ये ऑलमोस्ट ये 1 नैनोमीटर तक इनका एक क्रिस्टल का साइज होता है, यानी ईच, हर एक क्रिस्टल जो है इज ऑफ अबाउट 1 नैनोमीटर ऑफ साइज, यानी साइज में कोई बहुत बड़ा नहीं है, साइज में बहुत छोटा है, और तकरीबन इसका साइज 1 नैनोमीटर के लगभग बराबर होता है। तो इसी वजह से नैनो स्केल में इसको आमतौर पर हम जनरली बेटा इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये बहुत छोटे हैं। और उसके बाद इनका एक और जनरल कैरेक्टर है कि ये बहुत अच्छे, यानी नेक्स्ट कैरेक्टर पे अगर आ जाएं तो ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट के, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, करंट के तो हैं ही, हीट के भी हैं, एंड कैन बी यूज्ड, और फिर इनको यूज किया जा सकता है इन नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जो सबसे बारीक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम टेम्परेचर मामूली 1 सेंटीग्रेड का भी अगर 1/4 हिस्सा टेम्परेचर का है तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये बकी बॉल्स जो हैं ये आमतौर पर डिजिटल थर्मोमीटर, और उसके बाद आपने रिमोट कंट्रोल्स वगैरह, कंट्रोल के स्विचेस देखे होंगे, रिमोट कंट्रोल टीवी के देखे होंगे, उनमें जो सर्किट्स बनाए जाते हैं उनके सर्किट की जो वायरिंग होती है, वो तारें तो नहीं होती हैं, उसके ऊपर डायग्राम ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं, तो ये कंडक्टर होता है आमतौर पर माइक्रो सर्किट्स में। तो इसको यूज़ किया जाता है माइक्रो सर्किट्स, यानी छोटे पीसीबी बोर्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें आमतौर पर डायोड, आईसी वगैरह लगे होते हैं। तो उनका सर्किट का जो पाथ होता है करंट का, उसके लिए वायर यूज़ नहीं होती है, बल्कि इसको पिघलाकर आमतौर पर बोर्ड पे लाइन अप किया जाता है। तो ये कंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं माइक्रो सर्किट्स में, आईसीस में, और थर्मोमीटर्स जो डिजिटल होते हैं उनके आमतौर पर आपको पता है उनके लिए ये हीट सेंसर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ये बकी बॉल्स हैं जो कार्बन की एक बेहतरीन, समझ लो, मॉडर्न फॉर्म है, हॉलो स्फीयर्स हैं, और ये उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कार्बन जो है, इसमें
कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट कितने यूज़ होते हैं, तो ये 60 कार्बन तकरीबन होते हैं, और इसमें पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं और इसमें हेक्सागोनल रिंग्स भी मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से
तो ये क्या है, गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट के, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, करंट के तो हैं ही, हीट के भी हैं, एंड कैन बी यूज्ड, और फिर इनको यूज किया जा सकता है इन नैनो टेक्नोलॉजी, यानी जो सबसे बारीक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम टेम्परेचर मामूली 1 सेंटीग्रेड का भी अगर 1/4 हिस्सा टेम्परेचर का है तो उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये बकी बॉल्स जो हैं ये आमतौर पर डिजिटल थर्मोमीटर, और उसके बाद आपने रिमोट कंट्रोल्स वगैरह, कंट्रोल के स्विचेस देखे होंगे, रिमोट कंट्रोल टीवी के देखे होंगे, उनमें जो सर्किट्स बनाए जाते हैं उनके सर्किट की जो वायरिंग होती है, वो तारें तो नहीं होती हैं, उसके ऊपर डायग्राम ब्लैक कलर की पट्टियाँ लगी होती हैं, तो ये कंडक्टर होता है आमतौर पर माइक्रो सर्किट्स में। तो इसको यूज़ किया जाता है माइक्रो सर्किट्स, यानी छोटे पीसीबी बोर्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें आमतौर पर डायोड, आईसी वगैरह लगे होते हैं। तो उनका सर्किट का जो पाथ होता है करंट का, उसके लिए वायर यूज़ नहीं होती है, बल्कि इसको पिघलाकर आमतौर पर बोर्ड पे लाइन अप किया जाता है। तो ये कंडक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं माइक्रो सर्किट्स में, आईसीस में, और थर्मोमीटर्स जो डिजिटल होते हैं उनके आमतौर पर आपको पता है उनके लिए ये हीट सेंसर के तौर पे यूज़ होते हैं। तो ये बकी बॉल्स हैं जो कार्बन की एक बेहतरीन समझ लो मॉडर्न फॉर्म है, हॉलो स्फीयर्स हैं, और ये उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट कितने यूज़ होते हैं, तो ये 60 कार्बन तकरीबन होते हैं, और इसमें पेंटागोनल रिंग्स भी होती हैं और इसमें हेक्सागोनल रिंग्स भी मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से जनरल जी लिंक आ रहा है, वो ऊपर मैसेज आता है ग्रुप में, वो आ गया, अभी बच्चे ज्वाइन किया है उन्होंने। हाँ, कंपाउंड्स, तो ये लास्ट हो जाएगा आपका। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हम नॉर्मल लाइफ में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको आमतौर पर बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ किया जाता है। अब इनमें अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की एग्जाम्पल लें तो आपको पता है मीथेन जो है इसका फार्मूला है CH4। CH4 जो है मीथेन गैस जो है ये आमतौर पर क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल, यानी घरों में जलाने के लिए ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। उसके बाद ये CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे गाड़ियों का फ्यूल होता है। और उसके बाद दूसरा है LNG, ये है लिक्विफाइड नेचुरल गैस ये। और उसके बाद इनको यानी कि ये जो है ये मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। तो बड़ा यूज़ मीथेन गैस का सिर्फ जलाने के लिए, ये ईंधन है, ये फ्यूल है मोटर कार्स का, मोटर व्हीकल्स का, और उसके अलावा घरेलू जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए भी यूज़ होता है। उसके बाद आपने दूसरा एक कंपाउंड अल्कोहल्स का सुना होगा जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, यानी ये होता है C2H5OH। ये इथेनॉल जो है ये क्या है, ये असल में कलरलेस लिक्विड है, और इसको कमर्शियल लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो, अल्कोहल। क्या कहते हो इसको, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो है ये यूज होता है, यूज्ड इन बेवरेजेस, यानी इसको शराब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, बेवरेजेस बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके बाद इसको इस्तेमाल करते हैं किसमें, मीथाइलेटेड स्पिरिट, यानी स्पिरिट जो है
उसको बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। ये स्प्रिट कैसे बनाते हैं, इसमें 95% इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल होता है, प्लस इसमें 4% क्या होता है, मीथेनॉल मिलाया जाता है, और 1% इसमें इम्प्योरिटीज या मॉइस्चर होता है। तो ये जो कंटेंट होती है ये ऑलमोस्ट स्प्रिट, आपको पता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, तो ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ होता है सर्जरी में आम तौर पे। उसके बाद जो है आपको पता है परफ्यूम्स जो हैं, परफ्यूम्स का सॉल्वेंट जो है वो आमतौर पर बेस जो है, सॉल्वेंट बेस कहते हैं सॉल्वेंट को। तो परफ्यूम खुद एक क्या होता है, ये एक सेंट होता है, इतर होता है, और इसको हम जब इथेनॉल में हल करते हैं तो फिर ये सेंट परफ्यूम कहलाता है। तो ये उसका सॉल्वेंट यानी बेस जो है वो इथाइल अल्कोहल होता है, परफ्यूम का बेस। एंड और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका यूज़ क्या है, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन क्या होता है, ये गाड़ियों के रेडिएटर्स में, गाड़ियों के रेडिएटर्स में पानी फिल किया जाता है, लिक्विड फिल होता है, जो इंजन की हीट को रेडिएट कर देता है और इंजन की थोड़ा कूलिंग सिस्टम चलता है। सर्दियों में ये होता है कि पानी अक्सर फ्रीज होता है, जब ये फ्रीज होगा तो आइस में चेंज होगा, और अगर आइस में चेंज हो गया तो ये एक्सपेंड होगा और इंजन के पाइप्स, रेडिएटर के पाइप फट सकते हैं। इसलिए फिर ठंडे इलाकों में इसमें अल्कोहल यानी मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है, और ये फिर क्या करता है, पानी को फ्रीज होने नहीं देता है, रेडिएटर्स के अंदर लिक्विड ही रहता है, भले टेम्परेचर -212 डिग्री तक चला जाए। तो इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहते हो। तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के तौर पर भी अल्कोहल यूज होता है। इसके बाद आपने एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा, और वो कंपाउंड्स जो है नंबर 3 पे आते हैं, इनको हम बोलते हैं ईथर्स। क्या कहते हैं इनको, ईथर्स। ईथर्स जो हैं इनका फार्मूला होता है 2 अल्काइल ग्रुप सेंट्रल ऑक्सीजन से अटैच होते हैं। तो ये ईथर्स जो हैं ये ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो लेस पोलर और उसके बाद कम पोलर होते हैं, एंड और लो बॉइलिंग लिक्विड होते हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो लो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ईथर्स, ये आमतौर पर पेंट को, प्लास्टिक को, गम्स को, रेजिन्स को क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी दे आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स, यानी ये कई चीज़ों को, पेंट वगैरह को सॉल्वेंट फॉर फैट्स को हल करते हैं, वैक्स को हल कर सकते हैं, ऑयल को हल कर सकते हैं, पेंट को हल कर सकते हैं, वार्निश को हल कर सकते हैं। तो इनके लिए इनको सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है ईथर्स को। ईथर्स के बाद नेक्स्ट जो है इनमें आते हैं अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करें तो फिर अल्काइल हैलाइड जो हैं ये आप आगे नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ोगे कि अल्काइल हैलाइड्स जो हैं इनमें अल्काइल ग्रुप भी होता है और हैलाइड का आइटम भी होता है। ये अल्काइल हैलाइड्स जो हैं ये कूलिंग गैसेस के तौर पर या कूलेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, यानी ये कूलिंग गैसेस का काम करते हैं, और कूलेंट जितने भी रेफ्रिजरेशन के सिस्टम होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये रिफ्रेशनर या यूं कह लो एयर रिफ्रेशनर, यानी हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं एयर रिफ्रेशनर का, उसमें भी ये आमतौर पर यूज़ होते हैं, रिफ्रेशनर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। एंड और ये आमतौर पर क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स के तौर पर भी इनको यूज़ किया जाता है, यानी जो क्रॉप्स पर, जो प्लांट्स पर इंसेक्ट्स अटैक करते हैं
उनको ख़त्म करने का सॉल्यूशन भी इन्हीं से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कार्बोजाइलिक एसिड्स। कार्बोजाइलिक एसिड्स जो हैं इनमें आप सुनते होंगे कि एसिटिक एसिड जो है ये इज यूज्ड मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज एंटीसेप्टिक कंपाउंड, यानी जरासीम को खत्म करने वाले कंपाउंड के तौर पे भी यूज होता है। एंड क्या बनाने के लिए? प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, अचार जो बनते हैं उसमें ये यूज होता है एज विनेगर, यानी ये विनेगर सिरके के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो ये इसका एसिडिक एसिड का कार्बोजाइलिक एसिड्स में से यूज है। बाकी फॉर्मिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड ये एंटी जर्मिक या एंटी आमतौर पर सेप्टिक कंपाउंड के तौर पे भी यूज होते हैं। इसके बाद इनके बाद आते हैं ईस्टर्स आते हैं। ईस्टर्स जो हैं ये अल्काइल ग्रुप, फिर कार्बोनाइल, फिर ऑक्सीजन और फिर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो ये आमतौर पर फ्लेवर्स, यानी आपको एप्पल, बनाना फ्लेवर्स जो मिलते हैं आइसक्रीम्स में, दूसरी डिशेस में, तो ये फ्लेवर्स एंड और दूसरा क्या है? एसेंस, यानी टेस्ट भी पैदा करते हैं खानों में। एसेंस के तौर पर भी इनको यूज किया जाता है। जैसे एप्पल का टेस्ट और फ्लेवर, किस तरीके से टेस्ट या फ्लेवर आपको मिलेगा, वो इथाइल एसीटेट से आपको मिल जाएगा। तो ये आमतौर पर जनरली फ्लेवर या एसेंस को पैदा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आता है, आमतौर पर आपको पता है नेक्स्ट जो हैं वो हैं अमाइंस। अमाइंस जो हैं ये आमतौर पर वो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ कम से कम एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो ये अमाइंस जो हैं ये बेसिकली कई प्रोटीन्स बनाने में, अमाइनो एसिड्स बनाने में और कई बायोमॉलिक्यूल के सिंथेसिस में यूज होते हैं। यानी यूज्ड टू प्रिपेयर, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? सम नेचुरल बायोमॉलिक्यूल्स, यानी ये कुदरती बायोमॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस में इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो इनके यूजेस के साथ ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम कल हम नॉमेनक्लेचर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे और उसमें आपको हो सकता है मैं अभी कुछ ज़्यादा वीडियोस जो हैं डेली आपको भेजूंगा। एक लेक्चर होगा, साथ में ग्रुप का एडिशनल वीडियो भी होगा। तो कल इसके वीडियोस को आप देख लीजिएगा। तो कल फिर हम यहीं से नॉमेनक्लेचर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो कल तक बेटा इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।